ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बद्री विशाल। मैं प्रताप नगर हूँ। 1877 से पहले मुझे डांगधार के नाम से जाना जाता था। मेरे नीचे बसे हुए गांव जैसे खोलगढ़, वल्ला, खोलगढ़, पल्ला, बनाली, नीचे से इधर रेखापट्टी, यहाँ के लोग मेरे इस स्थान पर चारा पत्ती के लिए और लकड़ियों के लिए आते थे। उनके मवेशी, उनके पशु यहाँ मेरे चरागाहों में चरते थे। लोगों की छानें यहाँ हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और 1877 में टिहरी रियासत के राजा प्रताप शाह ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी मुझे बनाया, ये सोचा। और इस तरह से मेरा नाम महाराजा प्रताप शाह के नाम पर प्रताप नगर पड़ा। तो आज मैं आपको अपने इस राजमहल और यहाँ स्थित तमाम छोटे बड़े जो भी भवन निर्माण हैं, यथा उस समय के, जैसे ये टूटा हुआ खंडहर, ये भी शायद उसी समय का है। ये यहाँ पर फॉरेस्ट की चौकी, और नीचे ये जो प्रथम दृष्टिया आपने देखा ये बड़ा बागीचा, शायद उस समय जहाँ बड़े चरागाह होते होंगे, राजा ने वहाँ अपना एक बागीचा लगाया। और यहाँ पर ये एक तिराहा, ये नीचे तहसील को जाती सड़क, उसके ऊपर वाली ये ब्लॉक को जाती सड़क, और ये इस तरफ ये उस समय के रानी निवास, रानी के आवास को जाती हुई सड़क। तो मैं आपको इसी सड़क पर ले चलता हूँ और आज मैं आपको राजमहल से और उस समय राजा की जो अस्थायी राजधानी टिहरी थी उसके उस रास्ते पर ले चलूंगा। ये वर्तमान में यहाँ का बेसिक स्कूल, बेसिक पाठशाला, और यहाँ पर अब आगे जाके एक बाल विकास का कार्यालय, और आगे यहाँ वर्तमान में ये ट्रेजरी का कार्यालय, कोषागार, उप कोषागार प्रतापनगर, और यहाँ पे स्थानीय लोगों के आवास। यहाँ पे ये बहुत पुराना, ये तो उप कोषागार है, ये बहुत पुराना दूरदर्शन का टावर यहाँ पे हुआ करता था, जो कि अब प्रायः खत्म ही हो चुका है। और ये यहाँ पे कुछ निर्माण चलता हुआ, और अब हम चलते हैं उस समय राजशाही की इन सीढ़ियों पे, जहाँ पर उस समय रानियां चलती होंगी, राजा चलते होंगे, राजा के मंत्रीगण और राजा के कामगार और रानी के सखी। ये अब हम आ गए हैं रानी निवास के इस अहाते में, और ये बाहर से रानी निवास का ये कुछ टूटा हुआ, समय की मार को झेल गया ये भवन, उस समय तो अपने चरमोत्कर्ष यौवन के लिए रहा होगा, ये कुछ झरोखे। और यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये सामने डाक बंगला, जहाँ पे राजा के मेहमान उस समय ठहरा करते थे, जिसको मैंने झूम करके आपको दिखाया। और यहाँ से राजा उन मेहमानों से मिलने के लिए अपने घोड़ों से चलता था। अब हम प्रवेश करते हैं रानी निवास के अंदर, जहाँ पे अभी लगभग 5-6 वर्ष पूर्व ब्लॉक का कार्यालय संचालित होता था, लेकिन अब उचित देखरेख के अभाव में ये सारा भवन जर्जर सा और पुराना सा हो गया है। कुछ लोगों ने यहाँ से इनके दरवाजे, इनकी खिड़कियों को शायद चुरा लिया है, और ये
अब हम प्रवेश कर रहे हैं अंदर। ये देखिए ऊपर ये कितनी शानदार सीलिंग उस समय की, और ये कमरे उस समय राजा के विभिन्न कारिंदों के लिए, कामगारों के लिए। और अब हम ये मुख्य जो रानी निवास का मुख्य भवन है उसके बीच के अहाते में आ चुके हैं। ये देखिए, और ये मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये वाटर हार्वेस्टिंग का उस समय बहुत सुंदर था। ये टंकी, ये इतनी मोटी उससे बनी हुई है और चारों कोनों पे लगी थी। और ऊपर जब आप देखेंगे तो पानी का संचयन इन टैंकों में होता था। ये देखिए ऊपर नाले लगे हुए, और बहुत ही बारीक नक्काशीदार इस पे छज्जे ये बने हुए हैं। ये देखिए कितनी शानदार। अगर सरकारें इस तरफ ध्यान देती तो ये एक पर्यटन का बहुत ही सुंदर केंद्र होता। और अब हम चल रहे हैं जहां से शायद रानी ऊपर जाती होगी, और ये सीढ़ियां, ये ऊपर की मंजिल पे जाने के लिए ये सीढ़ियां हैं। ये देखिए, ये चल रहे हैं हम, और अब हम आप ऊपर वाली मंजिल पे आ चुके हैं। राजाओं का कितना वैभव रहा होगा उस समय। ये सारे ये कमरे, ये देखिए, मैं दिखाने का प्रयास, ये जो सामने, ये उस समय प्रत्येक कमरे में इस तरह की अंगीठियां, सर्दियों में जाड़े से बचने के लिए इन पे आग जलाई होती होगी। और ये खिड़कियां उस समय खूब बड़ी खिड़कियां हैं। यहाँ से रानियां, राजा बाहर के जो नैसर्गिक सौंदर्य हैं उसको निहारते होंगे। ये प्रत्येक कमरे में इस तरह की ये चूल्हे जो धुआं रहित हैं ये बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती थी। बर्फबारी तो हमेशा प्रत्येक साल में होती थी। तो ये प्रत्येक कमरे में इस तरह की ये चूल्हे बनाए गए हैं धुआं रहित। और ये उस समय का फर्नीचर जो कि अब उचित रख रखाव के कारण प्रायः नष्ट सा हो रहा है। यहाँ से देखिए ये सामने ये कितना सुंदर व्यू दिख रहा है। ये डाक बंगला जो मैंने पहले भी कहा था, जहाँ राजा के मेहमान यहाँ रहते थे, वहाँ वो बिल्डिंगें बिल्कुल टूट गई हैं, मटिया मेट हो गई हैं, लेकिन सुंदर सा ये दृश्य। और ये देखिए प्रत्येक कमरे में खूब सारी आलमारियाँ, ये बाहर ये बारामदा, और इसी में रानियां, रानी की सहेलियां, राजा अटखेलियां करके चलते होंगे। और उसके बाद तो इस पे जब ब्लॉक का कार्यालय बना तो फिर यहाँ के कर्मचारी ब्लॉक के, उन्होंने इसमें अपना कार्यालय संचालित किया। लेकिन हम बात करते हैं, देखिए कितना मेहराब और सामने कितना खूबसूरत सा लग रहा है। मैं आपको आज इस राजमहल से, और एक जगह है चिलांगी भेद, चिलांगी भेद, जो बहुत ही, भेद का मतलब तो आप जो गढ़वाली हैं समझते ही हैं कि बहुत ऊंची पहाड़ी को कहा जाता है। यहाँ से अगर कोई नीचे गिर जाए तो उसके बारे में बात करूंगा। और ये सीढ़ियां जो मैंने अभी दिखाई, ये प्रत्येक चारों कोनों पे इस तरह की सीढ़ियां नीचे वाली मंजिल पे जाने के लिए बनी हुई है। और ये देखिए सुंदर मेहराब, यहाँ पे बैठकर रानी बाहर के नजारे, क्योंकि बाहर इसके आगे चीफ कोर्ट और राज्य के और जो यहाँ पे जैसे घुड़साल और दीवान खाने, ये सब दिखाई देते थे। और यहाँ से पूरी रियासत को राजा, रियासत पे इधर नीचे की तरफ अभी दिखाऊंगा, रेखा पट्टी उधर, ये सामने सेन नागराजा की तरफ वो उपली रमोली, ओम भदूरा, रौणद रमोली, जितना भी जहां तक राजा की निगाह जा सकती थी, राजा अपनी रियासत को यहाँ से निहार सकता था। ये देखिए अब तो ये नई बिल्डिंगें बन चुकी हैं। ये मैं ऊपर से ही इसको कर रहा हूँ। और ये इस तरह से, ये अब देखो ये कमरे जैसे वीरान से हो चुके हैं। समय होता है हर किसी का।
अब ये देखो, ये मेहराब, यहाँ पे बैठ करके रानी, बाहर से जब हम इसको दिखाएंगे तो बहुत सुंदर एक नज़ारा दिखता है। और ये ऊपर की जो सीलिंग है ये भी बड़ी शानदार है। इसको भी मैं दिखाता रहूँगा। और गढ़वाल राज्य की स्थापना और गढ़वाल राजवंश की सन 1358 से मैं शुरू करूँगा कि लगभग 1358, इसको भी आप ये नज़ारा भी देखते रहिए, क्योंकि इसका वर्णन आप तो मैं क्या करूँ, आप देख ही सकते हैं। तो मैं थोड़ा गढ़वाल राज्य के शासन काल पे भी कुछ नज़र डालूंगा, ताकि आपके जिन लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है उनको भी पता चले। ये देखिए, अब मैं नीचे उतर रहा हूँ। तो सन 1358 से 1370 ईस्वी तक राजा अजयपाल, जो परमार या पाल वंश के राजा थे, उन्होंने 52 छोटे छोटे गढ़ों को एकजुट किया और अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ी देवलगढ़, इसमें भी मैंने पिछले साल हम जब वहाँ गए थे तो मैंने एक छोटी वीडियो बना रखी है और आगे भी बनाऊंगा। तो राजा अजयपाल ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ी देवल और उसके बाद देवलगढ़ और फिर श्रीनगर गढ़वाल में बनाई। राजा का बहुत ही संगठित प्रशासन था और कर व्यवस्था की नींव राजा ने रखी थी। अब यहाँ से देखिए, ये टिहरी डैम, जो नीचे आपको झील दिखाई दे रही है, थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा, विजिबिलिटी थोड़ा कम है, लेकिन ये रेखा पट्टी और ये देखिए सामने नई टिहरी, यहाँ से पूरा सब ये देखिए, ये टिहरी झील का ये पूरा नज़ारा आपको दिखाई दे रहा होगा। अजयपाल के बाद सन 1370 से 1380 तक सहजपाल राजा हुए, उन्होंने राज्य किया। ये देखिए, ये सामने टिहरी और ये बाहर से अब मैं इस महल को दिखाने जा रहा हूँ और धीरे धीरे इस गढ़वाल राजवंश के बारे में भी आपसे बात करता चला। ये देखिए, उस समय का लोहे का, इतने साल हो गए लेकिन इस पे कोई मतलब ये खराब नहीं हुआ है। ये देखिए, ये जहाँ से मैंने कहा था कि रानी साहिबा इसके ऊपर बैठती होंगी और बाहर के नज़ारे को निहारती हैं, कितना प्यारा सा व्यू। और नक्काशियाँ देखो, कितने उस समय के जो हस्तशिल्प था, वास्तुकला थी, कितनी जबरदस्त थी। ये देखिए, ऐसा लगता है जैसे हम राजस्थान के किसी राजवंश के राजमहल में आ चुके हैं। ये देखिए इन पे, और ये सारे कुछ दीवार की लकड़ियां हैं, कुछ चीड़ की और कुछ अन्य लकड़ियों के ये दरवाजे हैं। यहीं से एंट्री, मुख्य एंट्री यहीं से अंदर होती थी। तो राजा सहजपाल जो अजयपाल के बाद हुए, 1370 से 1380 तक इन्होंने राज्य किया। उसके बाद कल्याणपाल हुए, जिन्होंने 1380 से 1410 तक शासन किया। और उसके बाद कई मध्यवर्ती शासक छोटे मोटे हुए हैं, और फिर जिनके बारे में इतनी ज़्यादा जानकारियां है नहीं। दूसरा ये देखिए, इसके बारे में, और फिर मानशाह हुए 1591 से 1611, जिन्होंने श्रीनगर को समृद्ध बनाया और कई राजमहलों का निर्माण किया। यहाँ से हम ब्लॉक, नीचे ये ब्लॉक की बिल्डिंग है, यहाँ को जा रहे हैं। यहीं पे ये बगल वाला ये स्वान केंद्र है, ये सामने ये मुख्य बिल्डिंग, यहाँ पे भी एक उस समय राजा के टाइम का एक बहुत बड़ा महल हुआ करता था। और इसी के नीचे एक लंबा सा एक घुड़साल, जहाँ राजा के उस समय घोड़े रहते थे, वो होते थे। ये ब्लॉक मुख्यालय प्रतापनगर ब्लॉक का। ये सामने सीआरसी की बिल्डिंग है, और इधर ये नीचे पटवारी चौकी वर्तमान में। और यहाँ पे ये स्वान का एक टावर है, ये देखिए, ये स्वान केंद्र है। अब मैं आपको आगे लिए चलता हूँ।
एक ये सामने कस्तूरबा गांधी हॉस्टल है लड़कियों का, और यहीं पे ये नीचे, इसको बाद में भी दिखाऊंगा आपको, ये वाला यहाँ से पैराग्लाइडिंग का ये जगह है जहाँ से जब टिहरी लेक फेस्टिवल होता है तो यहाँ से हमारे जो पैराग्लाइडर है यहीं से उड़ान भरते हैं और नीचे झील में उतरते हैं। अब सामने जो ये आपको ये दिखाई दे रहा है, ये बहुत सुंदर सा वास्तुकला का नमूना उस समय राजा के टाइम का, जिसको कहते हैं चीफ कोर्ट। यहीं राजा का दरबार लगता था। और अब तो ये जो आप ये आंगन देख रहे हैं, ये फील्ड देख रहे हैं, इसमें ये भर चुका है, लेकिन यहाँ बताते हैं कि यहाँ कुछ तालाब से भी हुआ करते थे। और अब मैं इसके अंदर चलता हूँ और आपको ये चीफ कोर्ट के अंदर मैं लिए चलता हूँ। आगे 1611 के बाद का फिर मैं आगे फिर अभी आपको बताता हूँ। अभी देखिए ये भव्य और दिव्य उस समय का ये यहाँ राजा का सजता था दरबार, और ये इसी से सटे हुए कमरे जहाँ राजा के मंत्रीगण, राजा के लेखपाल और उन लोगों के कार्यालय हुआ करते होंगे। इसके ऊपर बताते हैं कि कई झूमर, नक्काशीदार झूमर ऊपर से झूलते थे, और इन दीवारों पे बाघों की जो छाल है जो राजा ने अपने आखेट में उस समय मारे होंगे वो सजा के लगा रखी थी। तो यहाँ पे उस समय तो न जाने कितना वैभव, इस पूरे ये लंबा चौड़ा है, लगभग जो है 15 फीट ऊंचा ये है। और इस यहाँ पे भी जो इसके खंभे हैं उनकी नक्काशियाँ, और यहाँ से देखो कितना बाहर का कितना प्यारा देवदार के वृक्ष कितने प्यारे से लग रहे हैं। और उस समय तो यहाँ पे कई सारे और भी भवन रहे होंगे। अब तो समय की मार झेलते झेलते ये भवन टूट चुके हैं। यहाँ पे ये उस समय का ये देखिए कितना प्यारा व्यू है। और ये बाद में शायद ये कुछ ये आंगन अहाते यहाँ नीचे, जब यहाँ पे ब्लॉक मुख्यालय में रैलियां होती हैं, ये देखिए ये बाहर से ये भवन, तो इस जगह पे खेलों का शरतकालीन रैलियां, खेलों का आयोजन इसी मैदान में शिक्षा विभाग और युवा कल्याण विभाग के द्वारा किया जाता है। ये काफी लंबा चौड़ा, और वैसे बच्चे यहाँ पे क्रिकेट भी खेलते हैं। ये श्रृंखलाबद्ध देवदार के वृक्षों, और यहाँ से ये एंट्री वहाँ कस्तूरबा गांधी, और यहाँ पे ये राजकीय इंटर कॉलेज प्रतापनगर, जहाँ पे बच्चे शिक्षा लेने आते हैं। यहाँ पे जो स्थानीय गांव है, ये सामने, ये तो भवन बाद में बना है देखो। और जहाँ पे जो चीफ कोर्ट मैंने बताया, एक बात बताना भूल गया, इसी चीफ कोर्ट में नवोदय विद्यालय भी संचालित हुआ, जो कि अब औखाल में शिफ्ट हो चुका है। और ये कुछ पुरानी बिल्डिंगें दिखाने का प्रयास, ये उस समय तत्कालीन राजा के समय की। यहाँ पे राजा के कामगार, राजा के जो और अहलकार होते थे, वो यहाँ पे निवास करते होंगे, या उनके कुछ कार्यालय यहाँ पे रहे। ये देखिए, अब मुगल काल और गढ़वाल की वीरता के बारे में बताते हैं। महिपत शाह हुए 1611 से 1635 ईस्वी तक, और मुगल प्रभाव के समय इन्होंने शासन किया, और इनका सीमित संघर्ष रहा। अगर रानी कर्णावती की बात हम गढ़वाल के इतिहास में न करें तो ये बेमानी सिद्ध होगा। ये मैं यहाँ पे दो तरह के हैं, एक तो ये किन्गोड़ है, और ये दूसरी जो औषधीय पादप है ये है तोतर। दोनों एक ही प्रजाति के हैं, लेकिन तोतर को इसमें ज्यादा प्रभावकारी माना जाता है, जिसकी आयुर्वेदिक औषधि रसौत भी बनती है।
चलो ये बात तो फिर कभी की जाएगी। तो रानी कर्णावती का राज्य संचालन 1635 से और 1640 ईस्वी तक रहा। 1640 के आसपास मुगल सेनापति नजावत खान का आक्रमण हुआ। गढ़वाली सैनिकों ने पहाड़ी रणनीति से इसको घेरा और बंदी सैनिकों की नाक कटवा कर लौटाया, और रानी कर्णावती इस वजह से नाक काटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई और अपनी वीरता के कारण हमेशा गढ़वाल के इतिहास में याद की जाती है। ये यहाँ पे आवारा क्या बोलेंगे, ये पशु जो लोगों के द्वारा छोड़े गए हैं। और ये अब आता है, यहाँ से देखिए, ये पैराग्लाइडिंग का व्यू पॉइंट, यहीं से पैराग्लाइड नीचे टिहरी लेक की तरफ कोटी कॉलोनी में छलांग लगाते हैं और यहीं से अपने पैराग्लाइड को उड़ाते हुए नीचे तक ले जाते हैं। तो आप इस दृश्य को भी देखते रहेंगे। तो 1803 से और 1815 तक ये गढ़वाल साम्राज्य के लिए बहुत ही दुखद समय रहा है, जिसको हम पुरख्याली के नाम से भी जानते हैं। नेपाल के गोरखाओं ने गढ़वाल पर कब्जा किया, भारी कर लगाए और अत्याचार किया, जगह जगह लोग मारे गए, गांव के गांव लोगों के द्वारा खाली किए गए, जनता का पलायन हुआ और यह काल गढ़वाल के लिए अत्यंत कठिन रहा। और अब हम वापस चल रहे हैं इस रास्ते पे, और यहीं से मैं आपको, जिसकी मैं चिलांगी भेल तक मैं आज आपको राजमहल से और चिलांगी भेल तक की यात्रा आपको करवाऊंगा। फिर गढ़वाल के राजा जो उस समय बहुत छोटे थे, सुदर्शन शाह, उन्होंने जौनपुर राजा के यहाँ शरण ली और फिर जब वो बड़े हुए तो उन्होंने अंग्रेजों से सहायता मांगी और 1814 से और 1816 तक अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच युद्ध हुआ। 1815 में गोरखाओं की हार हुई और फिर राजा सुदर्शन शाह ने टिहरी रियासत की स्थापना की। इसमें अंग्रेजों के साथ, ये देखिए यहाँ से, ये सामने से मुखेम का जो सामने, ये जो मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, ये से मुखेम की भगवान नागराजा की ये पावन स्थली के दर्शन भी हम यहाँ से कर पा रहे हैं। नीचे इसके पनियाला, नाग और ये सारे कई सारे गांव हैं। ये देखिए, ये पूरी जलकूर घाटी के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ से लमगांव और ये तमाम क्षेत्र और एक लंबी श्रृंखला, हिमालयी श्रृंखला यहाँ से दिखाई देती है। और ये अब ये उद्यान विभाग का विहंगम दृश्य। राजा सुदर्शन शाह ने गढ़वाल का आधा भाग अंग्रेजों के पास रख दिया संधि में, क्योंकि अंग्रेजों ने ही राजा को जीत दिलाई थी और गोरखाओं को परास्त करके उनको भगाया था। शेष भाग जो टिहरी डिस्ट्रिक्ट और वर्तमान में उत्तरकाशी का और कुछ भाग जो बाद में रुद्रप्रयाग को, वो वाला हिस्सा, ये राजा सुदर्शन शाह को मिला और नई राजधानी राजा सुदर्शन शाह ने टिहरी बसाई और टिहरी रियासत की शुरुआत हुई। टिहरी की जो नई राजधानी, वो त्रिहरी के नाम से और गणेश प्रयाग के नाम से भी हमारे पुराने शास्त्रों में अच्छा वर्णन मिलता है। अब मैं आपको टिहरी रियासत के शासक के बारे में बताऊंगा। सुदर्शन शाह ने 1815 से 1859 तक शासन किया। उसके बाद ये उस समय राजा के द्वारा बनाया गया ये बद्रीनाथ मंदिर, क्योंकि राजा के बद्रीनाथ उनके आराध्य देव हुआ होते थे। और ये प्रतापनगर का ये बस स्टैंड, और ये देखिए वर्तमान का है ये। और इसके बाद आई बात राजा भवानी शाह, ये 1859 से 1871 तक इन्होंने शासन किया। अब हम चलते हैं, ये जो पुरानी टिहरी जो राजा की अस्थायी राजधानी हुआ करती थी, उस तरफ चल रहे हैं। ये ऊपर जिस पे मेरी
पहले की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रखी है प्रतापनगर से चुरानी तक, उसका लिंक भी मैं इसमें दे दूंगा। और ये नीचे वाला जो रास्ता है ये जाता था उस समय राजा की स्थायी राजधानी जो पुरानी टिहरी के नाम से प्रसिद्ध है वहाँ। और ये यहाँ का ये पूरा विहार मंदिर से यहाँ से सामने ये राजमहल वाला इलाका। तो फिर भवानी शाह इन्होंने 1859 से 1871 तक शासन किया और चल पलते हैं हम अपनी स्ट्रगल। उसके बाद राजा प्रताप शाह ने 1871 से 1886 तक राज किया और प्रतापनगर उन्हीं के नाम पे इस जगह का नाम पड़ा और ये राजधानी उन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई। कहते हैं एक जनश्रुति है कि राजा प्रताप शाह मसूरी घूमने गए थे और माल रोड पर घूम रहे थे। बड़ी दिलचस्प कहानी है, सत्यता कितनी है इसका कोई प्रमाणिकता नहीं है। तो माल रोड पर घूम रहे थे तो किसी अंग्रेज ने उनको वहां घूमने के लिए मना कर दिया क्योंकि वहां आम भारतीयों का घूमना मना था। तो राजा अपने राजसी स्वभाव के कारण गुस्सा हो गए और अंग्रेज को इतने जोर का थप्पड़ मारा कि अंग्रेज कुछ तो बताते हैं कि अंग्रेज मर गया, कुछ बताते हैं कि घायल हो गया। और जब अंग्रेजों को इस बात का पता चला तो उन्होंने राजा के मसूरी आने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये हम इस पे चल रहे हैं। और प्रतिबंध क्या लगाया कि राजा ने उसी समय घोषणा की कि मैं भी मसूरी की तरह अपने लिए एक सुंदर राजधानी मसूरी की तरह आबो हवा वाली ऊंची पहाड़ी पे एक अपनी राजधानी बनाऊंगा। और उसी के परिप्रेक्ष्य में राजा ने ये प्रतापनगर की स्थापना की। ये सामने जो आपको ये पहाड़ी दिख रही है ये वाला ये है चिलांगी भेग। हम यहाँ तक ये इसके बारे में अभी मैं आपको फिर बताता हूँ। ये है चिलांगी भेग जो बहुत ही ऊंचे और अगर ऊपर से कोई नीचे गिर जाए तो उसका पता भी न चले, बहुत खड़ी चट्टान है और ऊपर इसके रास्ता जाता था। तो उसके बाद फिर कीर्ति शाह हुई 1886 से 1913 तक। इन्होंने शिक्षा सड़क विकास में अपना योगदान दिया और अपनी एक नया शहर कीर्तिनगर के नाम से इन्होंने भी बसाया। फिर 1913 से 1946 तक बहुत लंबा शासन किया राजा नरेंद्र शाह ने। तो और इन्होंने 1919 में नरेंद्र नगर को बसाया जहां की आज उस जगह पे राजा का महल है। और जो बद्रीनाथ के पट खुलने की जो तिथि घोषित होती है और जो गाड़ू घड़ा का तेल जो भगवान बद्रीनाथ के दिए के लिए जलाया जाता है वो वहीं अभी तक निकाला जाता है। वो परंपरा आज तक चली आ रही है। और फिर 1946 से 1949 तक मानवेंद्र शाह राजा बने और ये अंतिम शासक हुए। उसके बाद फिर राजशाही में जनता के अधिकार क्योंकि सीमित थे। ये देखिए नीचे कितना विहंगम दृश्य लग रहा है। ये देखिए बादल का बहुत ही सुंदर ये नजारा, इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए टिहरी झील, सामने कॉफर डैम और ये चिलांगी भेग काफी लंबा। यहाँ से लगभग जो है वहां तक जाने में हमें 2.5 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करनी होगी। तो बात करते चलेंगे। टिहरी के इतिहास में श्रीदेव सुमन का जिक्र न हो तो ये भी सरासर बेईमानी होगी। प्रजामंडल आंदोलन 1930 और 40 के दशक में लोकतंत्र की मांग उठी। श्रीदेव सुमन जी ने जो है 84 दिन की भूख हड़ताल की। 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन जी की शहादत हुई। उन्होंने कुछ तो कहते हैं कि उनको गांच की रोटियां खिलाई गई। ये देखो भगवान सूर्य का
ऐसे लग रहे हैं बादलों के बीच से कितने प्यारे ढंग से टॉर्च की रोशनी जैसी बादलों के बीच से भगवान सूर्यदेव झांकते हुए, और ये बादलों का बहुत सुंदर विहंगम दृश्य। इसका तो 25 जुलाई 1944 को कारण जो भी रहे होंगे। और यहीं इसी रास्ते से होके बीच में एक गांव पड़ता है धारकोट, जहां के टिहरी रियासत में एक मोर सिंह दरोगा नाम के व्यक्ति हुए, जिन्होंने कि कहा जाता है कि सदैव सुमन पे बहुत अत्याचार किए, और बाद में उनको भी बहुत ग्लानि हुई और उन्होंने भी आत्महत्या की गंगा जी में डूबकर। तो 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारत संघ में विलय हुआ, राजशाही समाप्ति ही, और बाद में उत्तर प्रदेश में ये टिहरी रियासत शामिल हुई और 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई, और जो आज तक चल रहा है। ये देखिए, टिहरी बांध बना, भागीरथी और बिलंगना नदी पर निर्माण हुआ, एशिया के ऊंचे बांधों में शामिल हुआ। पुरानी टिहरी जो राजा की बसाई हुई थी वो जलमग्न हुई, और फिर नई टिहरी बसाई गई। अब इसी रास्ते में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है जिसका नाम जगदेई है, वहां भी मैं आपको ले चलूंगा। इसके बीच संपूर्ण कालक्रम मैं आपको बताता हूं। 1358 से अजयपाल द्वारा स्थापना, 1591 में मानसा, 1635 में रानी कर्णावती का काल, 1803 में गोरखा कब्जा, 1815 में टिहरी रियासत की स्थापना। ये देखिए, ये है चिलांगी भेल, और यहाँ पे कहते हैं कि जब राजा, क्योंकि राजा की बग्गियां भी चलती थी, और बाद में कहते हैं कि राजा ने यहाँ पे अपनी मेटाडोर, जो उस समय की गाड़ी थी, तो यहाँ पे गाड़ी पे रस्से पड़ते थे, और जो कहार होते थे गाड़ी को खींचने वाले, वो वहां पे, क्योंकि राजा तो गाड़ी से उतरता नहीं था, तो यहाँ पे इस चिलांगी भेल की जगह पे उस गाड़ी में रस्सा डाल के और कुछ ऊपर से खींचते होंगे, और तब गाड़ी को पार किया जाता था। तो इस चिलांगी भेल का भी बहुत महत्व है। और अब हम आ रहे हैं जिस जगह की मैं बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ पे एक पानी का स्रोत है, और यहाँ पे कहते हैं एक होटल हुआ करता था, और इस जगह का नाम है जगदेई, और इसको हम जगदेई के पानी के नाम से भी। और जब पुरानी टिहरी से और इधर जो प्रताप नगर ब्लॉक के हों, जितने भी गांव हों, चाहे वो सेन मुखेम की यात्रा, ये भी यहाँ पे मुख्य पड़ाव क्षेत्र होता था, क्योंकि यहाँ पे पानी की उपलब्धता थी। अब देखो, ये सारे यहाँ पे जो भवन थे, ये सारे खंडर हो चुके हैं। मेरे साथ ये 2 मोर सिंह जी और हमारे बहुत ही बुजुर्ग, जिनसे काफी कुछ जानने का अवसर हुआ, महावीर सिंह पूर्व प्रधान और क्षेत्र पंचायत रह चुके हैं। और आगे अब ये सामने, ये यहाँ पे जगदेई का पानी का मूल स्रोत, और जहाँ चुरानी से, वहां से तो पाइपलाइन प्रतापनगर को जाती थी राजा के समय से ही शायद, और यहाँ से ये जो पानी का स्रोत है, यहाँ से पानी को ढो के बंठों पे, कनस्तरों पे, कैनों पे, और यहाँ पे एक टैप भी पानी का, जिसके नीचे, जो नीचे रेका के कुछ गांव है, वहां के लिए इस पानी की सप्लाई भी होती है। ये देखिए, ये यहाँ पे ये पानी का स्रोत, और क्योंकि इस समय थोड़ा गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, तो इतना ज्यादा पानी नहीं है। ये देखिए, पानी ये ऊपर जो पहाड़ का पानी सारा रिसके आ रहा है। तो मैंने 1803 में गोरखा का कब्जा, 1815 में टिहरी रियासत की स्थापना, 1919 में नरेंद्रनगर बसाया गया, 1944 में सदैव सुमन की शहादत हुई, और 1919 में भारत में इस टिहरी रियासत का विलय, और 2000 में उत्तराखंड
राज्य का गठन हुआ। कई बातें जो बताने वाली हैं, जिसके बारे में आज की हमारी पीढ़ी को पता नहीं है, इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद शायद उनको कुछ ज्ञात हो। इसी के नीचे अभी हम एक हिरण का बच्चा भी उछाले मारता हुआ, तो चिलांगी भेल तक तो हम नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि समय काफी अधिक हो चुका है, तो मैंने यहीं से आपको वो जगह का दिखा दी है। अब ये देखिए, ये यहाँ पे हमारे ये साथी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। और अब हम, क्योंकि सूर्य अस्तांचल की ओर अग्रसर है, तो अब हम वापस अपने उधर प्रतापनगर की तरफ वापस उसी रास्ते पे चले जा रहे हैं। तो ये था यहाँ टिहरी राजवंश का कुछ संक्षिप्त वर्णन। मैंने आपको जितना मेरे से जानकारी जुटाई गई ये दिखाया। यहाँ कई सारे वनस्पतियां, बांज, बुरांस, नैर, खुनैर, देवदार, चीड़, कैल और कई सारी स्थानीय वनस्पतियां यहाँ इन वन क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ से ये घना जंगल है। जब से लोगों के घरों में गैस आए हैं, तब से थोड़ा ईंधन वाली लकड़ी के लिए लोगों की जो जरूरतें हैं वो कम हुई हैं और जंगल बचे हैं, लेकिन इक्का दुक्का फिर भी लोग जो है कटान करते हैं जंगलों का। ये वापस जिस रास्ते पे हम चले जा रहे हैं, ये रास्ता उस समय कहते हैं, अभी ये हमारे बुजुर्ग बता रहे थे, ये जो आ रहे हैं, कि बहुत महीन, इस पे एक भी कंकड़ पत्थर नहीं हुआ करता था। और बाद में जितने भी प्रतापनगर की जो आम जरूरतों की जो चीजें होती थी, लालाओं का जो सामान खच्चरों से ही ढोया जाता था, क्योंकि सड़क मार्ग, मोटर मार्ग तो था नहीं। तो यही मुख्य मार्ग पुरानी टिहरी से इस पट्टी का और जो हमारा पावन स्थल से मुखेम है, इसी रास्ते से होकर के जाता था। ये देखिए, ये कैल का वृक्ष और इस पे ये लगी हुई इसके ये फल छेंटियां, कुछ ये बुरांस भी खिल रहा है। और ये नीचे ये पूरा ये रेका पट्टी वाला इलाका, ये नीचे, और यहाँ के लोग यहाँ काश्त के लिए आते हैं जंगलों में। एक बड़ी दिलचस्प जनश्रुति है कि राजा के समय जैसे लोग जो तमाकू, ये देखिए ये नीचे टिहरी झील, जो तमाकू पीते थे उस समय, तो पतबीड़ा बना करके एक हिसाब से एक चिलम बनाते थे, तो उनको केवल 1.5 पत्ती तोड़ने का ही अधिकार था। इससे ज्यादा अगर किसी ने तोड़ ली तो उस पे राजा के द्वारा दंड लगाया जाता था। तो 1.5 पत्ती, उस पत्ती को मोड़ करके उसके अंदर तमाकू भरते थे और नीचे वो आधा पत्ती उस पे नीचे जिन्होंने वो किया होगा उसके उपयोग में लाते थे। तो राजा का शासन बड़ा कठिन था। तो ये मैंने आज आप सबको जितनी जानकारी मुझे थी ये बताई। मैं प्रतापनगर के रूप में आपका होस्ट जय कृष्ण सेमवाल आपसे बात कर रहा हूँ। अब हम वापस अपने पड़ाव की तरफ जा रहे हैं। ये हल्की चढ़ाई वाला ये रास्ता है। नीचे देखिए ये सघन जंगल और ये बड़े लंबे चौड़े पहाड़। और अब हम इस धार को पार करके फिर हम देखेंगे हम
प्रतापनगर के इस ऐतिहासिक जगह, ये यहाँ से, जहाँ का एक पूर्व में बहुत वैभव हुआ करता था, जहाँ एक राजा ने एक शहर को बसाया, एक निर्जन जंगल में मंगल कर दिया। और ये यहाँ से, ये सामने, ये राजा का महल। और आज ये छोटा सा कस्बा विकास हो रहा है, लेकिन उस समय इस कस्बे का बहुत ही वैभव रहा होगा। प्रताप नगर एक ऐतिहासिक जगह है, बांस, बुरांस, देवदार के जंगलों के बीच घिरा हुआ। और अब मैं आपसे विदा लूंगा। अगर आपको मेरी ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो जरूर आप लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। इस तरह की डॉक्यूमेंट्रियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँगा और बनाता रहूँगा। ये मेरा वादा है किसी दूसरी जगह को लेकर के।